Welcome to Redis classes. My name is Jagdish Shukla and this is our second lecture on economics. और ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो कल हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो एक ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, वो इकोनॉमिया, जिसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। तो कैसे हम हाउस होल्ड्स को मैनेज करते हैं उसके बारे में ये, फिर कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी और हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किया था माइक्रो का। माइक्रो मतलब स्मॉल, जो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते वो। तो उसमें हमने एक देखा था वांट। तो सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे आज गुड्स एंड सर्विसेज से। तो चलिए देखते हैं अभी। तो हम लोग सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दोनों में फ़र्क क्या होता है वो देख लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स में पहला फ़र्क गुड्स और सर्विस में कि गुड्स हम देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच, बट सर्विसेज हम लोग देख नहीं सकते। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया, टेंजिबल। गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होती है, और सर्विसेज क्या होती है, इनटेंजिबल होती है। एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क, हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, मतलब गुड्स बना के हम वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं और जब भी डिमांड होगी तब उसको सप्लाई कर सकते हैं। सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से अभी कुछ हद तक पॉसिबल हो गया है कि सर्विसेज को स्टोर कर सकते हैं। अभी कैसे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसको बाद में देख सकते हैं। तो मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, आप जब भी चीज़ उसको देख सकते हैं। मतलब ये आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ हद तक इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं, बट नॉर्मली सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। कुछ सर्विसेज को तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आपको कल कहीं जाना है तो क्या आज आप उसके लिए ट्रैवलिंग करेंगे? आपको कल जाना है तो आपको ट्रैवलिंग भी कल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज एडवांस में ट्रैवलिंग करके रख दे ताकि कल पहुंच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सर्विसेज में। तो दूसरा फ़र्क समझा आपको। तीसरा फ़र्क, गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन में डिले होता है या हो सकता है। मतलब गुड्स आज बनाओ और कल वापरो, चलेगा। इन बिटवीन क्या करेंगे, इसको स्टोर कर सकते हैं। सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन एक साथ होता है, मतलब वहाँ पे टाइम गैप नहीं होता। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, वैसा होता है इसमें। तो जब तक वो बस ड्राइवर है तब तक वो बस चल रही है। जब बस ड्राइवर निकल जाएगा, उतर जाएगा, तब बस चलना बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे दोनों एक साथ होती है। जब तक डॉक्टर है तब तक आपका इलाज होगा, तो वो सब सर्विसेज में होता है। तो इतना फ़र्क काफ़ी है, बाकी का हम आगे देखेंगे। तो अभी इसमें देखते हैं, देखो सर्विसेज और गुड्स में आपकी बुक में क्या दिया है कि इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब वो विजिबल है, मतलब वो टेंजिबल है। और सर्विसेज के बारे में क्या बोलता है कि डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। कि आपको वर्ड्स याद रखने हैं कि इसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो फिजिकली दिखता नहीं, उसकी बॉडी नहीं है, लेकिन गुड्स की एक बॉडी होती है। एग्जाम्पल क्या दिया, चॉक यूज्ड बाय अ टीचर। जैसे कि भी चॉक तो है नहीं अपने पास, लेकिन मार्कर, जो मेरे हाथ में मार्कर है उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको मार्कर दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मैं इसको टच कर सकता हूँ। फिर सेकेंड है टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो नॉलेज दे रहा हूँ, वो तो आप देख नहीं सकते ना, वो आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। तो जो भी प्रोफेशनल्स है ना, वो क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी के ऊपर। भी यूटिलिटी मतलब क्या होता है, 12th में इसके बारे में पूरा चैप्टर है। आपको फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी कमोडिटी जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है ना, वो यूटिलिटी होती है, उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, ऐसा बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी, या द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जैसे कि ये मार्कर है, ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना लिखने की। अगर ये मार्कर नहीं होगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो ये मार्कर क्या सबके लिए यूटिलिटी देगा? अब ये मार्कर मैंने किसी और को दे दिया जो टीचर नहीं है, तो उसके लिए ये मार्कर का कोई यूज़ नहीं होगा, उसको ये मार्कर से कोई यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो यूटिलिटी मतलब जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, यूज़फुल है, या जिसको हम यूज़ करते हैं, वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है। तो जो गुड्स हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है उससे हमें यूटिलिटी मिलती है। इन शॉर्ट बस इतना ही है इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू। अभी हर एक गुड्स की कुछ वैल्यूज़ होती है। तो वैल्यूज़ दो टाइप की हो सकती है, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। दोनों में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे किसके ऊपर जोड़ दिया, यूज़ के ऊपर, और यहाँ पे किसके ऊपर जोड़ दिया, एक्सचेंज के ऊपर। तो इन दोनों को कंपैरेटिव करके समझते हैं। जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो, एक वाटर का लेते हैं और एक डायमंड का ले लेते हैं हम लोग।
अभी देखो यूज़ किसका हो ज़्यादा होता है, डायमंड या वाटर का? अगर आप देखोगे तो यूज़ किसका ज़्यादा होता है, वाटर का। लेकिन एक्सचेंज वैल्यू किसका ज़्यादा है, डायमंड का ज़्यादा है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो इसका यूज़ ज़्यादा है, इसका प्राइस क्या है, कम है। मतलब वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है तो इसका क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। जो चीज़ें वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होती है ना, उनका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, लो होता है। और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या, ये एक्सचेंज हो रही है, मतलब ये इसको होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो डायमंड्स है वो हर रोज़ लोग नहीं पहनते, नॉर्मली किसी फंक्शन या ओकेशन में पहनते हैं। तो इसका क्या, वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है लेकिन वैल्यू इन यूज़ कम है। अगर ये नहीं होगा तो भी चलेगा, बट ये वाटर नहीं होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसमें यही दिया हुआ है। अब लोग ये थोड़ा ऊपर करके एग्जांपल देखते हैं। और अभी वैल्यू के 3 यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, एक वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज और वाटर डायमंड पैराडॉक्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो वाटर सस्ता होता है तो इसकी वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होता है, डायमंड महंगा होता है तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो वो इसमें ही है। अभी वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वैल्यू इन यूज़ वो गुड्स होते हैं जिनका ना कॉस्ट न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, बट वो अपने को कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि इन लोग ने एग्जांपल दिया सनशाइन का, या हमारे पास जो एयर है हमारे आजू बाजू में, तो उसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ पे आप खड़े हो लैंड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर ने अपने को फ्री में दिया है ना, नेचर हमसे कोई चार्ज नहीं किया। मतलब ये एक तरह के नॉन इकोनॉमिक गुड्स की बात कर रहा है। फिर वैल्यू इन एक्सचेंज वो गुड्स की बात कर रहा है जिसके लिए अपने को पे करना पड़ता है। अभी आप जो सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, तो उसके लिए हमें नेचर को कोई पे नहीं करना पड़ता। बट जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, जिनके लिए पैसा दे रहे हैं, जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीदा, कार खरीदा, टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, या जो भी आपने परचेस किया, तो इसके लिए आप पे कर रहे हो, तो ये कहाँ पे आ गया, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ये पैसों में होते हैं। जैसे कि आप कोई भी शर्ट लेने जाओगे तो बोलेगा ये शर्ट 500 रुपये की है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया, इन टर्म्स ऑफ मनी, 500 रुपये। ये गुड्स को इकोनॉमिक गुड्स भी बोलते हैं। हमने वो एक्टिविटी में भी, ओसी में भी आपने देखा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, तो वैसे ये गुड्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। मतलब ये पैसे कमाने के लिए लोग खरीदते हैं, बेचते हैं इनको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दिए वो भी देख लेते हैं। फ्री गुड्स कौन से हैं और इकोनॉमिक गुड्स कौन से हैं। फ्री गुड्स मतलब वैल्यू इन यूज़ की बात कर रहा है, और इकोनॉमिक गुड्स मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज। अभी नदी का पानी, वाटर इन अ रिवर, ये कौन से गुड्स है आपके, फ्री गुड्स हो गए। अभी नदी के पानी के लिए अपने को कोई पे करना पड़ता है क्या, नेचर को। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया तो कंपनी को पे तो करना पड़ेगा ना, तो ये क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है। जो नेचर दे रहा है वो अपने को फ्री में दे रहा है, जो ह्यूमन बीइंग दे रहा है वो कुछ फ्री में नहीं मिलता। सनशाइन, ये भी क्या, फ्री गुड्स है। ये भी फ्री गुड्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाटर प्रोसेस फॉर ड्रिंकिंग, जो मिनरल वाटर बेसिकली, उसके लिए भी अपने को पे करना पड़ता है ना, तो ये भी क्या, इकोनॉमिक गुड्स है, मतलब पे करना पड़ेगा अपने को। एयर, वो तो फ्री में मिलती है अपने को, हवा, तो ये कौन सी है, फ्री गुड्स है, या नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेल्थ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्मली वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी हो गई, बट इकोनॉमिक्स में वेल्थ मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग, जिसका क्या है, एक वैल्यू है और जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, विच हैज़ अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। जैसे कि ये मार्कर, तो ये वेल्थ है क्या, तो अगर देखने जाए तो ये डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी चीज़ वेल्थ है जिसका मार्केट वैल्यू है। ये मार्केट में वैल्यू है इसका, मतलब इसको खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा ना, और ये ट्रांसफ़र भी होता है, ऑफकोर्स होता है, तो ये भी वेल्थ है। तो जो भी चीज़ मार्केट में हम खरीदते हैं, बेचते हैं, और जो एक्सचेंज होती है वो वेल्थ में आती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वेल्थ में क्या खास बातें होती है, किन बातों से ये पता चलता है कि ये वेल्थ है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स। तो पहला है यूटिलिटी, हमने जस्ट देखा, यूटिलिटी मतलब वो ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। फिर इसमें स्कैरसिटी होनी चाहिए। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेशंस, वो चीज़ कम होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। फिर वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए और एक्सटर्नल होनी चाहिए। एक्सटर्नलिटी क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में।
तो अभी जैसे कि यूटिलिटी फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, दो एग्जांपल दिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है या जो हमारे काम लगती है। जैसे कि मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया, मार्कर मेरे लिए यूटिलिटी है, किसी और के लिए ये नहीं होगा, जो टीचर है उनके लिए होगा। तो सेम वे जो गुड्स मेरे लिए काम के हैं वो मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट करते हैं या वो मेरे लिए यूटिलिटी फॉर्म करते हैं। सेकेंड है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी कभी होती है? स्कैरसिटी मतलब चीज़ों की कमी, लिमिटेशंस, लिमिटेड जब गुड्स होते हैं तब। स्कैरसिटी कब होती है? जब उनकी डिमांड ना सप्लाई से ज़्यादा होती है। मतलब गुड्स बना रहे हो आप 100 और लोग मांगने आए 110, तो आपके पास 10 चीज़ों की कमी होगी, तो वो किस में आ गया? स्कैरसिटी में। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेल्थ में क्या होनी चाहिए? स्कैरसिटी होनी चाहिए। अगर बहुत सारे गुड्स है, लिमिटेशन नहीं है, तो वो वेल्थ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है अपना ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब वो क्या होना चाहिए? ट्रांसफ़र होना चाहिए एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जगह से दूसरी जगह। जो गुड्स ट्रांसफ़र हो सकती है वो वेल्थ की डेफिनेशन में आएगी। तो ट्रांसफ़र कौन सी गुड्स हो सकते हैं? जो फिजिकल या मटेरियल होते हैं। मतलब जैसे कि बाहर कर रहे थे, ये ट्रांसफ़र हो सकता है ना, इधर से कहीं और भेज सकता हूँ मैं। तो जो गुड्स होते हैं वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एग्जाम्पल कुछ दिए जैसे कि व्हीकल्स है, ज्वेलरी है, एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है वो एक्सटर्नलिटी। वो एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब वो हमारे कोई बॉडी का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो अलग होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो क्या मैं अपनी आवाज़ किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? ऑफकोर्स नहीं कर सकता। मैं किसी को गाना गा के सुना सकता हूँ, बट मैं अपनी आवाज़ बेच सकता हूँ क्या? मेरे अंदर की कुछ क्वालिटीज़ होगी जो अच्छी है, क्या वो मैं किसी को बेच सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? मेरे पास जो नॉलेज है मैं किसी को ट्रांसफ़र कर सकते क्या ब्लूटूथ से? ऑफकोर्स नहीं कर सकते। हम वो किसी को सिखा सकते हैं, बट वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एज इट इज़, ये ले भाई मेरा नॉलेज तू रख, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें एक्सटर्नल होनी चाहिए, तभी वो वेल्थ में आएगी। जैसे कि एग्जांपल दिया बैग और चेयर। आपके पास चेयर पड़ी है तो किसी और को दे दो, बैग है आपका निकाल के किसी और को दे दो, बट आपका जो वॉइस है या जो आपका नॉलेज है, जो आपका टैलेंट है, जो आपके कुछ इनसाइड जो क्वालिटीज़ है, क्या वो किसी को आप दे सकते हो? ऑफकोर्स नहीं दे सकते। तो वो वेल्थ की डेफिनेशन में नहीं आएगी। और सबसे पहली बात तो मनी में मेज़र भी नहीं कर सकते। आप अपनी आवाज़ को कैसे मनी में मेज़र करोगे? मेरी आवाज़ इतने करोड़ों की है, ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते। तो चलिए भी आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब जो हम जॉब करके या जो बिजनेस करके या जो एम्प्लॉयमेंट करके जो अपने को इनकम मिलती है, वो अपनी पर्सनल इनकम। अभी वो इनकम के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। आपके बैंक में पैसे पड़े थे तो वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया, या फिर आप जॉब कर रहे हो वहाँ से सैलरी मिल गई, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पे कुछ इनकम मिल गई, रिटर्न मिल गया, आपके पास घर था भाड़े पे दे दिया, रेंट मिल गया। तो सबको मिला के जो इनकम बनती है ना, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम, मतलब जो एक इंसान की इनकम होती है। अभी डिस्पोजेबल इनकम कौन सी है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज करना मतलब उसको खर्चा करना बेसिकली। ऐसी इनकम जो हमारे पास अवेलेबल है खर्चा करने के लिए। अब जैसी इनकम कमाओगे ना तो आपको खर्चा करना नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलेगी पहले टैक्स भरो, बाद में जितना खर्चा करना करो। तो पर्सनल इनकम में से हम टैक्स माइनस कर देंगे। कौन से टैक्स? डायरेक्ट टैक्सेस। तो नॉर्मली दो एग्जांपल आपको सामने देखने को मिलेंगे, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो अभी नहीं चलता, अबॉलिश हो गया, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया लेना। तो इनकम टैक्स लेती है गवर्नमेंट अभी भी। तो आपकी अगर इनकम कुछ 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपकी जो इनकम मिली आपको माइनस टैक्स, तो जो इनकम बची आपकी उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी इनकम के बारे में कुछ टर्म्स है वो देखते हैं हम। तो अभी हम वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम देखते हैं कि इनकम को अलग अलग टाइप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फिक्स इनकम, नाम में क्या है? फिक्स। तो ये इनकम क्या आपकी फिक्स है। जैसे कि आपके पास एक घर था, वो घर आपने भाड़े पे दे दिया, तो हर महीने आपको सपोज 10,000 रुपीज़ उसका रेंट मिल रहा है, तो वो आपकी क्या फिक्स इनकम है। आपने क्या किया? 1 लाख रुपए बैंक में रख दिया, बैंक आपको हर महीने इंटरेस्ट दे रही है, तो जो भी या हर साल इंटरेस्ट दे रही है, तो वो इनकम क्या आपकी फिक्स है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको हर महीने 10,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो वो इनकम क्या है? फिक्स है। तो वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। फिक्स एक स्टेबल इनकम, एक जो एक्चुअल लेवल पे है उसी लेवल पे वो आती रहती है। फिर नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग, ये इसका उल्टा है। फ्लक्चुएट मतलब जो कम ज़्यादा होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना प्रॉफिट, देख सकते हैं हम लोग। बिजनेस में जो इनकम होती है ना वो कम ज़्यादा होती है, या प्रोफेशन में जो इनकम होती है फीस मिलती है वो कम ज़्यादा होती है। तो वो ज़्यादा, जैसे कि मैं मेरी बात करूँ, मेरे स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो मुझे ज़्यादा फीस मिलेगी, मेरी इनकम ज़्यादा होगी। तो मेरी इनकम कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है, कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट हो गया,
नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब लॉस। नेगेटिव इनकम मतलब लॉस ही होता है। या जीरो, जीरो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको ना ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। आपको याद रहे तो अच्छी बात है। ये कौन सा है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, जितना कमाया उतना खर्चा हो गया। फिर नेक्स्ट है मनी इनकम। जो इनकम हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी कमाते हैं, जैसे कि इंडिया में तो रुपी चलता है, तो इंडिया में जो रुपी में इनकम मिलती है अपने को वो मनी इनकम है। मतलब यहाँ पे सपोज आपको सैलरी मिली 10,000, तो 10,000 आपकी मनी इनकम है, जो भी आपके पास कैश आया वो। फिर रियल इनकम। अभी रियल इनकम में क्या फ़र्क होता है कि जब भी प्राइस बढ़ता है चीज़ों का, तब आपकी ना रियल इनकम क्या होती है? कम होती है। रियल इनकम मतलब एक्चुअल जो आपके मनी की जो पावर होती है गुड्स को परचेज करने की। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक 10 रुपये का नोट है और कुछ चीज़ें हैं जो सपोज 5 रुपये की मिलती है, तो आपकी नोट की पावर उन चीज़ों को खरीदने की कितनी है? 2 चीज़ों को खरीद सकता है ना, 5 × 2 तो 10 होगा ना। तो आपके पास जो पैसा है 10 रुपया है, ये 10 रुपये की नोट है, उसके पास पावर है 2 चीज़ों को खरीदने की। समझे आप लोग? अभी सपोज इसका भाव बढ़ के 10 रुपया हो गया सपोज, तो अभी एक ही सामान खरीद सकता है आपकी नोट कि 10 × 1 10 रुपीज़ है, तो आपकी नोट की पावर क्या होगी? कम हो गई ना। पहले वो 2 को खरीदने की ताकत रखती थी नोट, अभी सेम नोट खाली एक ही चीज़ों को खरीद सकती है। तो जब भी ना प्राइस बढ़ता है ना, तो परचेसिंग पावर मतलब जो रुपये की पावर है गुड्स को खरीदने की, तो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होती है? लोगों की रियल इनकम क्या होती है? सप्रेस होती है, कम होती है। वो सेम इनकम में गुजारा नहीं कर सकते। तो ये वही कुछ खास एग्जाम्पल तो है नहीं। कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ मनी इनकम। मनी इनकम से जो हम लोग कमोडिटी खरीदते हैं उसी को बोला रियल इनकम। आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। तो ये वर्ड कहाँ से आया? कॉन्ट्रैक्ट से आया। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करके जो इनकम आती है ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो पैसे मिलते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 लोगों के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी। नॉर्मली जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, घर वगैरह, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम आती है। तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी कुछ डिसाइडेड होती है कि भाई कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, कब काम स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, कौन मटेरियल सप्लाई करेगा, उनका कमीशन वगैरह या जो पे कितना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी रहेगी, वो सब उनके बीच में डीलिंग होती है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल मतलब क्या होता है? कुछ जो बच गया। रेसिड्यू मतलब जो रिमेनिंग, जो रेमनेंट है, जो बचा हुआ पार्ट है। ये इनकम का वो पार्ट है जो बच गया। कहाँ से बच गया? तो मैंने यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला जैसा लिखा है। रेसिडुअल इनकम मतलब जो आपने टोटल इनकम मिली उसमें से आपने जो लोगों को पे कर दिया। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करने के लिए ना 4 फैक्टर चाहिए मेनली। CELL, ये नाम याद रखो आप लोग। ये 4 फैक्टर चाहिए, ये बार बार वर्ड आएगा। इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। C का मतलब होता है आपका कैपिटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। E का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे है। एक L का मतलब लैंड और दूसरे का मतलब लेबर। ये 4 चीज़ चाहिए किसी भी गुड्स को बनाने के लिए इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या फैक्टर है? मतलब चीज़ें हैं जो क्या करती है, अपने को हेल्प करती है प्रोडक्शन में। तो अभी इनको पे करना पड़ेगा ना। अभी लैंड मतलब जो रॉ मटेरियल है अपना, उसका पैसा देना पड़ेगा। जो है अपने यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको पगार देना पड़ेगा, वेजिस या सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। जिसकी ज़मीन हमने भाड़े पे ली है उसको रेंट देना है ना। जो वर्कर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पगार देना है, वेजिस देनी है। हमने बैंक से पैसा उठाया, कैपिटल। कैपिटल मतलब जो पैसा हमने बैंक से उठाया, फिलहाल यहाँ पे ये समझ लो। कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हमने, तो इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन लिया तो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब खर्चे निकालने के बाद किसकी इनकम बचेगी? अपनी इनकम, जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? जो हमने टोटल इनकम कमाया माइनस सारा खर्चा, तो जो बच गया वो प्रॉफिट। तो ये रेसिडुअल इनकम है, मतलब जो बचा कुचा इनकम है। और ये किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है, मतलब बिजनेसमैन को मिलता है जो बिजनेस कर रहा है। वो पहले सबको देगा, फिर कुछ बचेगा तो उसकी जेब में जाएगा। हो सकता है उसको अपने घर से भी ला के देना पड़ेगा उनको, बट इनको तो फिक्स से देना ही देना है।
उनको कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब रेंट पे करना ही करना है, वेजेस देना ही देना है और इंटरेस्ट पे करना ही करना है। ऐसा नहीं बोलेगा कि आप आज प्रॉफिट नहीं हुआ एक काम करो तुम रेंट मत लो, ऐसा वहाँ पे नहीं बोल सकता वो। नेक्स्ट अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम। अर्नड मतलब कमाया, अनअर्नड मतलब जो नहीं कमाया, मतलब जो जैसे कि इन लोगों ने जो कमाया ना काम करके, ये अर्नड इनकम है। रेंट कमाया लैंड ने, वेजेस कमाया लेबर ने, इंटरेस्ट कमाया कैपिटल ने, और एंटरप्रेन्योर ने क्या कमाया, प्रॉफिट। तो ये इन लोगों ने कुछ एक्टिविटी करके कमाया ना, घर बैठे बैठे नहीं मिला इनको, तो इसको बोलते हैं अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मीन्स दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज अर्नड बाय एक्चुअली डूइंग दैट वर्क या बाय एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नेक्स्ट है अनअर्नड इनकम, वो इनकम जो अर्न नहीं की, जो हमने कमाई नहीं है, अपने को फोकट में मिल गई, घर बैठे बैठे लॉटरी लग गई, तो वो सब इनकम किस में आ गई, अर्नड इनकम। आपको पेंशन मिल गया तो आपने कमाया पेंशन, ऑफकोर्स नहीं कमाया बट आपको फ्री में मिला ना, तो ये अनअर्नड इनकम है। या आपको लॉटरी लग गई, विंडफॉल गेल्स कहीं से आपको किसी ने कुछ पैसे ला के दे दिया ऐसे कि मजे करो, तो ये क्या है, अनअर्नड इनकम है, जहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इंडल्ज नहीं है। इंडल्ज मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके ऊपर हमने ओसी में भी देखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम लोग किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, बट यहाँ पे उसको 4 कैटेगरी में डाला गया है। 4 टाइप्स की हो सकती है आपकी। प्रोडक्शन करना मतलब गुड्स बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना जिसको हमने कॉमर्स बोलते हैं, गुड्स पहुँचाना कस्टमर तक, एक्सचेंज लेन देन जिसमें बाइंग सेलिंग आपका आ गया, और कंजम्पशन गुड्स वापरना। अब इन चारों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 4 टाइप्स है ना। तो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टाइप है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल को क्या करना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ये जो प्रोसेस है ना उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं हम। तो प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, ओसी में भी कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है कि यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, तो प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब वो क्या कर रहा है, गुड्स का शेप चेंज कर रहा है ना। भी टमाटर कैसे दिखते थे और टोमेटो केचप कैसे दिखता है, जो भी मेटल से उससे हमने कार बना दी, तो मेटल का फॉर्म अलग कार का। हमारे पास एक वुड था, ट्री, उसको काट के हमने क्या कर दिया, फर्नीचर बना दिया। तो वुड का शेप और फिनिश गुड्स का शेप दोनों अलग है ना, तो हमने यूटिलिटी क्रिएट की। अभी वुड डायरेक्टली अपने काम का नहीं था, लेकिन फर्नीचर डायरेक्टली काम में आ गया ना, तो यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए अपने को 4 चीज़ें चाहिए, 4 फैक्टर चाहिए। ये वर्ड आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा इकोनॉमिक्स में। इसको मैं शॉर्ट में सेल बोलता हूँ, हमने जस्ट देखा भी था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी चारों को डिटेल में पढ़ना है, लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड मतलब खाली ज़मीन नहीं है इकोनॉमिक्स में। लैंड मतलब जो चीज़ें अपने को चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन करने के लिए अपने को 4 चीज़ें चाहिए ना, 4 फैक्टर। तो पहला था उसमें लैंड। तो उसमें जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो लैंड का मतलब ना खाली ज़मीन नहीं है या ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। लैंड मीन्स वो रिसोर्सेज जो नेचर से मिल रहे हैं अपने को। लैंड मीन्स वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम अवर नेचर, वेदर दे आर ऑन दी सरफेस, अबव दी सरफेस और बिलो दी सरफेस। चाहे वो लैंड के अंदर है, नीचे है, या लैंड पर है या लैंड के ऊपर है। तो ज़मीन के नीचे से क्या मिलता है अपने को, मिनरल्स मिलता है, जैसे कि कोई क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, वो सब ज़मीन के अंदर से तो मिलता है अपने को। फिर ज़मीन पर क्या मिलता है अपने को, तो ज़मीन पर आपके सॉइल आपके काम आती है खेती करने के लिए। ज़मीन पर और क्या, ट्रीज़ है, ज़मीन पे और क्या, रिवर है, जो वाटर है, ओशन है, बहुत सारे ज़मीन के ऊपर भी है रिसोर्सेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रास है। ज़मीन के ऊपर क्या है, ज़मीन के ऊपर जो एयर है वो हम यूज़ कर रहे हैं ना। फिर ज़मीन के ऊपर और क्या है, तो सनलाइट मिल रही है, सनशाइन है। तो वो सारी चीज़ें भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी इसका क्लाइमेट है तो या जो रेन वाटर है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये लैंड में आ गया, सब कुछ लैंड में आ गया। तो यहाँ पे मैंने मार्क भी किए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। लैंड एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को हमने बनाया कि नेचर ने बनाया? हम लैंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है जो ज़मीन बनाती होगी। तो ये किसने बनाया, नेचर ने बनाया। तो लैंड कौन सा फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर है।
तो इसमें क्या क्या है, सॉइल, वाटर जो ज़मीन पर है, मिनरल जो ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन के ऊपर एयर और सनशाइन आ गया और विंड आ गया। लैंड को क्या मिलता है इन रिटर्न, लैंड को मिलता है रेंट। सेम वे लेबर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये उनकी इनकम है, मतलब उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये मिलेगा। बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। वही सब जो जमेला कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेबर। अभी लेबर का मतलब क्या होता है, वर्कर, ह्यूमन बीइंग जो ये काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब प्रोडक्शन कर रहा है। ये भी नेचुरल फैक्टर है या उसको ह्यूमन फैक्टर भी बोलते हैं। लेबर इंसान को किसने बनाया, नेचर ने बनाया ना, तो ये भी नेचुरल फैक्टर में आ गया आपका। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो रॉ मटेरियल है ना उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम ये लेबर करता है। तो लेबर मतलब जो भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स है, दोनों लेबर में आते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेंटल एफर्ट्स है वो नहीं आता, फिजिकल एफर्ट्स ही आता है। इकोनॉमिक्स में इवन सैलरी इंक्लूड करता है वेजेस में। मतलब वेजेस मतलब जो भी आपको इनकम मिल रही है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी करके या मेंटल एक्टिविटी करके। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेंटल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो ये भी लेबर में आ गया। तो लेबर मतलब कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज जो कर रहा है वो, तो उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। एग्जाम्पल दिया कारपेंटर या अकाउंटेंट या इंजीनियर, ये सब लेबर में आ गए। भले वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लेबर होगा और इसको इसके बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जिन पैसों को हम क्या बोलते हैं, वेजेस। सैलरी को भी इवन हम वेजेस बोलेंगे इकोनॉमिक्स में। फिर नेक्स्ट है कैपिटल। ऐसे तो कैपिटल का मीनिंग कुछ और होता है बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में लगा है, जो पैसा हमने लोन लेके लगाया है। या कैपिटल का मतलब जो मशीन लगाई है वो भी हो सकती है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स हमने देखा था ना, वो इसी में कवर्ड होता है। तो जो मशीन होती है या पैसा होता है ये तो भगवान ने नहीं बनाया, तो हमने खुद ही बनाया। तो ये क्या मैन मेड फैक्टर है। मैन मेड मतलब ह्यूमन बीइंग ने बनाया ये किसने बनाया, हमने बनाया ना। हम जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। फिर ये प्रोड्यूस्ड मीन्स है। मीन्स मतलब क्या होता है, रिसोर्स है। प्रोड्यूस्ड मतलब हमने खुद बनाया, हमने खुद प्रोड्यूस किया इसको, किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। एक मशीन बनाई हमने बड़ी सी, क्यों बनाई उसको, ताकि वो और प्रोडक्शन करे। अगर आप बड़े बड़े प्लांट में जाओगे ना तो वहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना मशीन ही करती है। तो मशीन क्या करती है, एक बड़ी मशीन दूसरी मशीन बना रही है या एक बड़ी मशीन दूसरे गुड्स बना रही है। मतलब मशीन हमने क्यों बनाई, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए हो सकता है या फर्दर गुड्स सप्लाई करने के लिए हो सकता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो जो कैपिटल होता है उनको रिवॉर्ड क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये सब रिवॉर्ड्स के नाम आपको याद रखने हैं, MCQ में 100% आएंगे, चारों में से कोई ना कोई एक आएगा ही। एग्जाम्पल्स है, कैपिटल मतलब जो मशीन्स आ गई आपकी, मशीन है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, टेक्नोलॉजी है। तो नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेसमैन जो ये सब कर रहा है। अभी लेबर को जो अरेंज कर रहा है, जो प्रोडक्शन करवा रहा है, जो कैपिटल या मशीन को अरेंज कर रहा है, कि जो भी काम कर रहा है इंसान, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो एक कैप्टन की तरह होता है, वो सब कुछ काम खुद संभालता है। उसके बदले में इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो उसकी क्या इनकम है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना। अभी जो फैक्ट्री इनकम होती है ना, जो हमने देखा था, रेंट लैंड को मिलती है, वेजेस लेबर को मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सेल की जो इनकम है ना, तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया सोसाइटी में। मतलब जो भी ये फैक्टर रिवॉर्ड है ना, इसको बोलते हैं फैक्टर रिवॉर्ड। इन सबको मिला के रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो उन सबको बांट दिया अलग अलग पार्ट में। ये रेंट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना हमने फैक्टर इनकम को, रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी दो कॉन्सेप्ट है, अभी देखते हैं, एक्सचेंज और कंजम्पशन। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कुछ लेना कुछ देना। तो बिजनेस में क्या होता है, लेन देन होती है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने देखा था बिजनेस में भी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और ये पैसों के लिए होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, फ्री में लेन देन नहीं। जो भी एक्सचेंज होता है वो किस में आ गया आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया, जहाँ पे गिव एंड टेक्स होते हैं। कंजम्पशन मतलब सिंपली, कंजम्पशन का मतलब यूज़ करना गुड्स एंड सर्विसेज। यूज़ क्यों करना, अपनी वांट को सेटिस्फाई करना। तो यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।